एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कोई देवी लंगड़ा का पूजा करते हुए कह रहा था, राक्षसों की महारानी, भूत प्रेत की दीवानी, माँ माँ मुझे बताइए मैं आपको इस जहन्नम से आज़ाद कैसे करूँ माँ। तभी वो देवी अपनी आंखें खोलती है और उनके मुंह से खून टपकता है। ये देखकर वो प्रीस्ट कहता है, माँ माँ कृपया करके हमें अपनी दिशा दिखाइए माँ, हम क्या करें जिससे आप आज़ाद हो पाए। फिर वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हाँ माँ मैं समझ गया, मैं आपको इस जन्म से आज़ाद करूँगा। सीन शिफ्ट होता है एक गांव की तरफ जहां पर कोई ड्रम बजा रहा था। ये देखकर कांस्टेबल गुस्से में कहता है, आखिर अब क्या हुआ, अब कौन ड्रम बजा रहा है। फिर वो उसी बंदे को देखकर कहता है, अरे तुम ही तो 2 3 दिनों से बार बार ड्रम बजाए जा रहे हो, अब तुम्हें क्या समस्या आ गई। इधर हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर कहता है, कांस्टेबल यू, जी मैं हूँ जी। इधर कांस्टेबल आगे बढ़ते हुए कह रहा था, हाँ हाँ बच्चे मुझे पता है ये तुम ही हो, और कुछ दिनों से बार बार मुझे तंग कर रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं कितने तक बिजी रहता हूँ। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हाँ कांस्टेबल मुझे पता है, आप हमेशा पुलिस स्टेशन में सोते रहते हैं जिसकी वजह से आसपास चोरियां होती रहती है। हे बच्चे क्या बकवास कर रहे हो, अपना जवान संभाल के बात करो। तभी हमारा मैनेटर कहता है, इंस्पेक्टर जाओ मैं आपको अपनी दुख भरी कहानी क्या बताऊं। कल रात जब मैं किचन में खाना खाने के लिए गया था, वहां पर मेरे बर्तन में काफ़ी बड़ा छेद हो चुका था। फिर मैंने बाहर जाकर खाने के बारे में सोचा, लेकिन मेरे चप्पल पे किसी ने टट्टी कर दिया था। जी देखकर इंस्पेक्टर गुस्से में कहता है, हे बच्चे क्या टट्टी के बारे में बता रहे हो, सीधे मेन पॉइंट पे आओ, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। ये सुनकर हमारा मैकेटर कहता है, हाँ हाँ वही तुम्हें बता रहा हूँ, देर से मैं जाने वाला था, लेकिन तभी कोई पीछे से मेरे पर अटैक करता है। ये देखकर तुम्हें काफ़ी देर डर गया था। फिर मैं जल्दी से पीछे मुड़ता हूँ और उसे काफ़ी जोर से मारता हूँ। फिर मैं एक पत्थर को उठाकर उसके सिर पर दे मारता हूँ जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी जाकर मैं उसे रस्सी से बांध पाता हूँ, नहीं तो क्या बताऊँ, मैं तो उस समय मर ही जाता अगर आप सोए न होते रात में तो। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर कहता है, बच्चे तुम्हारी किस्मत तो काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही है आजकल, तुम बार बार चोर को पकड़कर यहाँ पर ला रहे हो, लेकिन कोई भी चोर तुम्हें नहीं मार पा रहा है। ये तो अच्छी बात है, चलो लेकिन फिर भी तुमने काफ़ी बड़ा काम किया है, एक ऐसे चोर को पकड़ाया है जिसका इनाम हम लोगों ने सेट किया था, तुम्हें वो इनाम मिल जाएगा, अब तुम घर जा सकते हो। और हाँ आजकल बहुत सारे लोग गांव से गायब हो रहे हैं, तो तुम थोड़ा संभल के ही रहना। ये सुनकर हमारा मैकेटर थोड़ा धीरे से कहता है, हाँ तो जाकर खोजिए ना उन सबको, दिन रात सोते ही क्यों रहते हैं। तभी वहां पर उसका दोस्त टैंक भागकर आते हुए कहता है, अरे जाओ तुम फिर से पुलिस स्टेशन में, अब तुम्हें क्या हुआ, कहीं फिर से उन पांचों ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना, तुम ठीक तो हो ना। ये सुनकर जाओ घबराते हुए कह रहा था, हाँ यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस समय छोटा मोटा चोर था जिसे मैंने अच्छे सबक सिखा दिया है। ये सुनकर टैंक गिनते हुए कह रहा था, अरे यार आजकल हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, पहले तुम्हारे घर में लूटपाट हुआ, तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की गई, तुम्हें हरास भी किया गया, तुम्हारे घोड़े तक को चोरी कर लिया गया, और एक बार तो तुम्हारे घर में खुद शेर ही आ गया था, लेकिन तुम फिर भी बच गए थे। ये सब सुनकर तो जाओ घबराते हुए कह रहा था, हाँ यार ये सब उसी वजह से हो रहा है। ये सुनकर टैंक कहता है, क्या यार किसकी वजह से। फिर वो वहाँ से निकलते हुए अपने मन ही मन सोचता है, क्योंकि मेरे पास स्पेशल चीट एबिलिटी है, मेरी अपनी दुनिया में मुझे एक ट्रक ड्राइवर ने कुचलकर मार दिया था और मैं ट्रांस मार्केट होकर इस दुनिया में पहुंचा हूं। मेरे पास भी मेरा एक गोल्डन फिंगर है, ये ब्रेसलेट बड़ा कमाल का है। जब ये सिल्वर होता है तो मुझे काफ़ी सारी ही यूनिक एबिलिटी मिलती है, लेकिन जैसे रेट होता है और मेरी किस्मत ख़राब हो जाती है और मेरे पर काफ़ी सारी मुसीबत आने लगती है, और अभी देखने से मुझे लग रहा है मेरा ब्रेसलेट अभी भी आधा लाल है। तभी टैंक जाओ का हाथ पकड़ते हुए कहता है, कोई बात नहीं यार, इतना भी उदास होने की बात नहीं है, चलो जाकर टोफू खाते हैं। ये सुनकर जाओ कहता है, हाँ हाँ चलो, मुझे तो एक पूरा कटोरी खाना है। सीन शिफ्ट होता है टोफू की दुकान में जहाँ पर वो लोग आराम से खाते हुए बात कर रहे थे और कह रहे थे, अचानक ही हमारे गांव में हुआ क्या है, काफ़ी सारे लोग यहाँ से गायब होते जा रहे हैं। तभी टैंक कहता है, हाँ एक विंड लोटस सेक्ट है जो कि हाल ही फिलहाल में दिनों में फेमस हुआ है, और मुझे ये भी खबर मिली है कि वो काफ़ी सारे लोगों को अपने में शामिल कर इमोर्टल बना रहे हैं। इधर जाओ डम्पलिंग खाते हुए सोच रहा था, हाँ विंड लोटस सेक्ट मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन कहाँ मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, पहले खाने पे ध्यान देते हैं फिर कुछ सोचूंगा। फिर वो लोग खा पी कर होटल से बाहर निकल जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं। तभी जाओ कहता है, अरे हाँ मुझे याद आया, मेरी जो ग्रेट आंट है वो भी विंड लोटस सेक्ट में कुछ दिनों पहले ही गई थी। ये सुनकर टैंक कहता है, ओह तुम्हारी आंट भी इमोर्टल बनने के लिए गई है।
हाँ हाँ ठीक है, तब अब मैं कल मिलता हूँ तुमसे। ये बोलकर जाओ जल्दी से अपने घर में पहुँच जाता है और कहता है, हाँ यार ये सब औरतें भी ना, पता नहीं इन सबको कितने सालों तक सुंदर बने रहना है। अब वो इमोर्टल बनने के लिए गई है, लेकिन तभी बहुत सारे तालिस्मान जाओ के आसपास घूमने लगते हैं और उसे बहुत दूर फेंक भी देते हैं। ये देखकर जाओ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा था और कह रहा था, अरे यार मैं क्या किसी चीज़ से टकरा गया। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि कुएं से लगातार तालिस्मान बाहर निकलता ही जा रहा था। ये देखकर जाओ सोचता है, अरे नहीं, इस गांव में क्या चोर दिन में भी चोरी करने के लिए आ जाते हैं। आखिरकार ऐसा कौन चोर है जो मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे वो कुएं के सामने जाता है और उसके अंदर देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अंदर में उसकी आंटी कुछ बोल रही थी, क्योंकि कुएं के अंदर उसकी ग्रैंड आंट थी। ये देखकर जाओ कहता है, ग्रैंड आंट आप आखिरकार कुएं के अंदर क्या कर रही हैं, चलिए बाहर निकलिए। इधर ग्रैंड आंट कुएं से बाहर निकलती है और उसका डरावना रूप देखकर तो एक पल के लिए जाओ भी डर चुका था और कह रहा था, अचानक मेरी ग्रैंड आंट को ये हुआ क्या, उनका शक्ल उतना शक्ल इतने तक बदल कैसे गया है। इधर ग्रैंड आंट बहुत तेजी से उसकी तरफ भागते हुए कह रही थी, ये मेरे बेटे का घर है, यहाँ से निकल जाओ। हैं? ग्रैंड आंट आप आखिरकार किस तरह की बातें कर रही हैं? ये तो मेरा घर है ना। आपके बेटे का घर तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ऊपर से आप मुझसे सीधे सीधे बात कर भी सकती है ना। चलिए डाइनिंग हॉल में बैठकर बात करेंगे। मैं वैसे भी गेस्ट को काफ़ी ज़्यादा इज्जत देता हूँ। इधर ग्रैंड आंट फिर से जाओ की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रही थी, जी जी मेरी बेटी का घर है। ये सब सुनकर तो जाओ गुस्से में कहता है, मैं एक बार बोला ना ये मेरा घर है। तभी वो पूरी तरह से डरावना रूप लेते हुए कह रही थी, ये मेरे बेटे का घर है। इधर जाओ अब गुस्से में उसके ऊपर पत्थर फेंकते हुए कह रहा था, चल भाग यहाँ से, मैंने कह दिया ना कि ये मेरा घर है तो मेरा घर है। इधर जाओ अपने मन ही मन सोचा था, मुझे तो लगा था मेरी ग्रैंड आंट सेट से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर हो जाएगी, लेकिन ये तो अब पूरी तरह से चुड़ैल में ही बदल चुकी है। इधर वो ईंटा दीवार से टकराते हुए दोबारा ग्रैंड आंट के ऊपर लगता है और जाओ अपने मन ही मन सोचता है, लगता है ये इस तरह नहीं मारने वाली है, मुझे अपनी एबिलिटीज़ का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी बोलकर वो वहाँ से बड़ी तेज़ी से निकलता है और उसके पीछे आ जाता है और कहता है, ग्रैंड आंट अब ये आपकी बारी है। फिर वो अपने पॉकेट से दो हथौड़ी को बाहर निकालते हुए उसके शरीर में मारने लगता है और कहता है, मैंने कह दिया ना ये मेरा घर है। लेकिन तभी ग्रैंड आंट उसकी तरफ दोबारा पीछे मुड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं ये मेरे बेटे का घर है। ये सब सुनकर तो जाओ को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बहुत तेज़ी से मारने लगता है और कहता है, नहीं ये मेरा घर है। इधर टैंग अपने घर तरफ से आराम से बैठकर नज़ारा देख रहा था और कह रहा था, ये अचानक जाओ और ग्रैंड आंट के बीच में इतना इतना बड़ा युद्ध कैसे शुरू हो गया, लेकिन देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। इधर जाओ दोबारा बैठकर अपने मन ही में सोचा था, जितना मुझे पता है मेरी आंट तो विंड वाटर सेट को ज्वाइन कर वहाँ मैं इमोर्टलिटी सीखने के लिए गई थी, लेकिन अब देखो ये मुझे ना ही इंसान लग रही है ना ही भूत, ये काफ़ी ज़्यादा घिनौना है। फिर वो अपने मन ही में सोचता है, हाल ही फिलहाल में मेरे पर काफ़ी सारे ही डकैतों ने अटैक किया था, बहुत सारे बीस्ट मेरे आसपास घूम रहे हैं, ऊपर से ये भूत और ये जासूस, आखिर ये चल क्या रहा है। मुझे लगता है ये दुनिया जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक है। फिर वो अपने बैंड की तरफ देखते हुए कह रहा था, ये तो अच्छा है कि मेरा लकी बैंड मेरे साथ है, नहीं तो मैं काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता। सीन शिफ्ट होता है रात में, जब वो मोमबत्ती जलाकर अपनी किताबों को देखते हुए कह रहा था, मैंने बहुत सारी मार्शल किताबों को ख़रीदा था, लेकिन मैंने किन्हीं को पढ़ा भी नहीं था। मुझे लग रहा था ये सब झूठ भी हो सकते हैं मेरी किस्मत ख़राब होने की वजह से, लेकिन चलो अब ये बारी है इन्हें पढ़ने की। फिर वो एक किताब को उठाकर पढ़ने लगता है और उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने लगता है, उसका स्पिरिचुअल रूट भी तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में वो टेक्निक पूरी तरह से वो सीख जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, क्या मैंने इस टेक्निक को इतनी जल्दी मास्टर कर लिया, लेकिन मेरे चारों तरफ ये एनर्जी किस तरह की है। सेंसिप्ट होता है जॉ की तरफ, जो कि अपने घर से बाहर निकलते हुए कह रहा था, चलो अब थोड़ी नाइट वॉक हुआ जाए और अच्छी हवा लिया जाए। लेकिन जब वो आसमान में उड़ते हुए इतने सारे तालिस्मान को देखता है तो गुस्से में कहता है, अरे यार आज सुबह ही मैंने सब कुछ साफ़ किया था, ये विंड सेक्ट वाले लोग भी ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उन सब पर। तभी उसके दिमाग में कोई कहने लगता है, मेरे पीछे आओ 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 मेरे पीछे आओ और विंड लोटस सेक्ट में ज्वाइन हो जाओ आओ। इतनी अजीब आवाज़ सुनकर जाओ कहता है, ये क्या अजीब सी आवाज़ है, क्या मेरा एक्स्ट्रा एनर्जी मेरे माइंड को इस आवाज़ से शांत करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और कहता है,
तो ठीक है, मैं अपने ट्रू क्यू आई से ही अपने माइंड को शांत कर लेता हूँ। कुछ ही देर में वो अपने माइंड को शांत कर लेता है और कहता है, ओह तो ये आवाज़ मुझे अपनी तरफ बुला रही है और इमोर्टल बनने के लिए। लेकिन वो आराम से मेडिटेशन करते हुए सारे आसपास के तिलिस्मान को जला देता है और कहता है, फाइनली मैंने ये कर दिया। सनसेट होता है अगले दिन की तरफ, जहाँ पर जाओ मार्केट की तरफ जाते हुए कह रहा था, क्या हुआ टैंक, तुम क्या रात में अच्छे से सोए नहीं थे? तुम्हें अभी भी उबासी आ रही है? किस्म को टैंक कहता है, हाँ यार, अचानक कल रात में मुझे काफ़ी ज़्यादा ही आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैं अच्छे से सो भी नहीं पाया था। जिसम को जा कहता है, कल रात की अजीब सी आवाज़ें वो सब विन लोटस साइट के तालिस्मान की वजह से आ रही थी। जिसम को टैन कहता है, क्या विन लोटस साइट? वहाँ पर तुम्हारी ग्रैंड आंट भी गई थी ना इमोर्टल बनने के लिए? क्या वो कल रात वापस आई थी? जिसम को जाओ कहता है, हाँ हाँ, वो कल रात वापस तो आई थी, लेकिन मुझसे कह रही थी अभी भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगेगा, इसलिए वो फिर से रात में ही चली गई थी। लेकिन रुको, टैंक टैंक तुम्हें ये बात कैसे पता चली? जिसम को टैंक कहता है, अरे यार, हम दोनों का घर तो आसपास ही है, इसलिए मैंने आवाज़ सुन लिया था तुम्हारी ग्रेट आंट का। जिसम को जाओ गुस्से में कहता है, तो तुम्हें सब कुछ पता था? मेरी ग्रैंड आंट आई थी और मेरे पर काफ़ी सारे अटैक भी किए थे, लेकिन साले तो फिर भी मुझे बचाने के लिए नहीं आया ना। इधर टैंक घबराते हुए कह रहा था, अरे यार, वो तो तुम लोग का फैमिली मैटर था ना, तो मैं बीच में कैसे आ सकता था? इधर जाओ गुस्से में कहता है, हाँ हाँ, याद कर उस दिन जब हम मेरे बगीचे में शेरी आ गया था, तब साले तू दम दुआ के वहाँ से भागा था। उस समय क्या था? किस्म का टैंक वहाँ से भागते हुए कहता है, भाई मैं तुम्हारे लिए पुडिंग लेके आता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से शॉपकीपर के पास चला जाता है और कहता है, हमें एक पैकेट पुडिंग दीजिए। इधर जाओ अभी भी अपने मन ही मन सोचा था, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, आखिरकार विन लोटस सेक्ट में चल क्या रहा है। कुछ ही देर में वो लोग टेबल पे खाने के लिए बैठ जाते हैं और जाओ वहाँ के वेटर से पूछता है, तुम्हें पता है गांव के इतने सारे लोग कहाँ पर गायब हो गए हैं? तुम लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते हो पुलिस स्टेशन में? ये सुनकर गांव वाला कहता है, हम लोग कंप्लेन क्या ही करेंगे जनाब, हमारा कंप्लेन कौन ही सुनेगा। फिर जाओ की नज़र पासे की दीवार पर चिपके हुए कागज पर पड़ती है और वो कहता है, आखिरकार ये किसका रिवॉर्ड सेशन है? ये सुनकर वेटर कहता है, ओह आपको अभी तक नहीं पता, गांव में इतने सारे लोग गायब हो चुके हैं कि अब हमारी गवर्नमेंट ने भी इस नोटिस को बढ़ा दिया है और जो भी गांव वालों को खोजेगा उन्हें पूरे 500 सोने के टायर्स मिलेंगे। क्या पूरे 50 चांदी के सिक्के? ये सुनकर टैंक कहता है, भाई तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? तू कहीं ये तो नहीं सोच रहा है कि बस 50 चांदी के सिक्के के लिए तू पूरे गांव वालों को खोजने के लिए निकल जाएगा? इधर जाओ मुट्ठी बांधते हुए कह रहा था, नहीं भाई टैंक, तू कैसी बात कर रहा है? हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। मैं अपने गांव वालों को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, अगर मैं नहीं आगे बढ़ूंगा तो भला कौन ही बढ़ेगा? किस्म को टैंक कहता है, हाँ भाई, मुझे तेरा शक्ल देख के ही लग रहा है तू काफी ज्यादा लालची बन रहा है इन पैसों के लिए। फिर जाओ जल्दी से उस दीवार से पोस्टर फाड़ते हुए कह रहा था, तो ठीक है, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, वैसे भी मेरे पास बहुत कम वक्त ही बचा हुआ है। तभी टाइम पैसे चिल्लाते हुए कहता है, अबे नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकता है, आज हम सबका टेस्ट है, अगर तू वहाँ पर नहीं रहेगा तो मैं अभी फेल हो जाऊंगा। अबे कहाँ गया तू? इधर जाओ वहाँ से भागते हुए कह रहा था, भाई टैंक बस तू इस बार संभाल ले, मैं अगली बार से तुम्हारा साथ पक्का दूंगा। सीन शिफ्ट होता है जंगल की तरफ, जहाँ पर जाओ काफ़ी देर तक खोजने के बाद कह रहा था, मैंने काफ़ी जगहों में ढूंढ लिया, लेकिन मुझे कहीं भी विन लोटस साइट के लोग नहीं मिल रहे हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर विन लोटस साइट के लोग आ जाते हैं और वहाँ से गुजरने लगते हैं। ये देखकर जाओ कहता है, इन सबसे निकलने वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा ही अलग लग रही है, ये क्या कोई डेमोनिक एनर्जी है? फिर वो वहाँ से दबे पाँव निकलते हुए कह रहा था, अरे यार नहीं, मैंने फिर से टट्टी में पैर रख दिया यार। तभी विन लोटस साइट का एक बंदा वहाँ पर रुकते हुए कहता है, सर मुझे ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ही सस्पिशियस लग रहा है। ये सुनकर उनका कैप्टन कहता है, ये बंदा एक मामूली सा इंसान है, इसे इग्नोर करो, आगे बढ़ो, वैसे भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इधर जाओ गुस्से में अपनी किस्मत को गालियाँ देते हुए कह रहा था, मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढ लिया, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। चलो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, अब मुझे घर जाना चाहिए। तभी वो घर जाते वक्त दो बच्चों को देखता है जो कि आपस में बात कर रहे थे, क्या हमारे पापा आएंगे दीदी?
हाँ हाँ भाई, मैंने अपने पापा से पूछा था, वो पक्का हमारे लिए चॉकलेट लेकर आते ही होंगे। ये सब सुनकर जाओ अपने मन ही में सोचा था, आखिरकार उस विंड सेक्ट लोगों ने क्या किया है गांव वालों के साथ, जो इतने सारे गांव वाले अचानक ही गायब हो गए हैं। तभी उसे काफ़ी अच्छा खुशबू की गंध आती है, जिसे देखकर वो जल्दी से अपने घर की दीवार के ऊपर चढ़ते हुए कह रहा था, भाई टैंक तू क्या वहाँ पर अकेला कला खा रहा है यार? मैं तो तुम्हारे लिए टाइगर बॉन का वाइन लेने के लिए गया था। तुम्हें क्या पीना है? किस्म को टैंक कहता है, हाँ हाँ यार मुझे भी पीना है, चलो आओ हम लोग मिलकर पार्टी करते हैं। सीन शिफ्ट होता है जब दो दोस्त आपस में खाते पीते बात कर रहे थे, और टैंक कह रहा था, भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू इतने ज़्यादा पैसों के लिए लालची क्यों होता जा रहा है? ये सुनकर जाओ कहता है, भाई ऐसी बात नहीं है, मुझे कहीं जाने के लिए पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्या जाने के लिए? तू कहीं ये तो नहीं कहेगा ना कि तू इस गांव को छोड़कर कहीं जाना चाहता है? ये सुनकर जाओ कहता है, हाँ यार कुछ ऐसी ही बात है। तुझे पता है मेरा मैरिज फिक्स हो चुका है बाय फैमिली की यंग लेडी के साथ, इसलिए मुझे उसे लाने के लिए तो वहाँ पर जाना ही होगा। ये सुनकर टैंक घबराते हुए कह रहा था, क्या भाई तेरी शादी फिक्स हो चुकी है? चल बे, तू बहाना बना रहा है ना, और इस गांव को छोड़कर यहाँ से भागना चाहता है ना? ये सुनकर जा कहता है, ओ भाई लगता है तू मेरे पर विश्वास नहीं करता है, चल मैं तेरे को प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये बोलकर वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कह रहा था, देखिए ब्रेसलेट है जो कि आधा है, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ है बाय फैमिली के द्वारा। जब मेरे ग्रैंडफादर ने बाय फैमिली के हेड की जान बचाई थी, तब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ओ भाई तो पक्का बाय फैमिली में जाने वाला है, और वो तो 10 सिटी में है ना, तो तू क्या वहाँ का सन इन लॉ बन जाएगा? ये सुनकर जाओ कहता है, हाँ बात तो कुछ ऐसी है, मैं वहाँ का सन इन लॉ बन तो सकता हूँ, लेकिन यार मैंने जब एंगेजमेंट को पूरी तरह से पढ़ा तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था, क्योंकि बाय फैमिली नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा ही फेमस फैमिली है। लेकिन यार मेरी ख़राब किस्मत, अगर मैं उतनी बड़ी सिटी में रहूँगा तो यहाँ से भी ज़्यादा कुत्ते वहाँ पर होंगे, और उनकी टट्टी भी, ऊपर से उड़ता हुआ पत्थर और पॉकेट मार चोर डकैत सब मेरे पीछे पड़ते हैं मेरी ख़राब किस्मत की वजह से। तुझे तो इस सब के बारे में अच्छा से पता है ना, और 10 फैमिली में रहने के बाद मेरी शादी होगी तो क्या क्या होगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इधर टैंक हाँ हाँ करते हुए कह रहा था, भाई तू चिंता मत कर, तेरी शादी पक्का काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़की से होगी, और वैसे भी जैसे ही लड़कियां मिलती है तो लड़की का किस्मत अचानक ही बदल जाता है। इसलिए अब चुपचाप जा और किचन में जाकर मीट और एग फ्राई करके ला मेरे लिए। वैसे भी मैंने सुना है तू काफ़ी अच्छा ये सब बना लेता है, और तेरी शादी से पहले मुझे एक बार तो बनवाना है, तो फिर जा इधर जा। वहाँ से निकलते हुए कह रहा था, ठीक है आज तुम एंजॉय करो। जी बोलकर वो जैसे किचन में जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। ये सुनकर टैन भी वहाँ पर तुरंत आता है और कहता है, भाई जाओ तू चिल्लाया क्यों यार? इधर जाओ अपनी नाक बंद करते हुए कह रहा था, भाई तू ही देख ले। ये देखकर तो टैन भी उल्टी करते हुए कह रहा था, नहीं 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 इससे मुझसे दूर रख, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा है। ये सुनकर जाओ कह रहा था, हाँ गंदा तो है, लेकिन तू इसे रख क्यों रखा है यहाँ पर? वैसे भी मुझे ये चाहिए, तू क्या मुझे ये दे सकता है? ये सुनकर टैन कन्फ्यूज होते हुए कह रहा था, क्या तुझे ये सड़े हुए अंडे क्यों चाहिए? सेंस शिफ्ट होता है एक सिटी की तरफ, जहाँ पर कोई कह रहा था, डिवाइन मैसेंजर आप इस वक्त यहाँ पर आए हैं, कि आपको कोई ज़रूरी काम है? आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो हर एक काम कर दूंगा। इधर वो बंदा कहता है, हाँ हाँ मुझे तुम्हारे से ज़रूरी काम तो है ही, क्योंकि तुम जल्द इस सिटी के मेयर बनने वाले हो। वैसे तुम्हें पता है हम लोगों ने विंड लोटस साइट से ज्वाइन कर लिया है। अब हम लोग बस डाकू नहीं रहे, बल्कि हमारे पीछे भी बैकअप आ चुका है। अब हम लोग इस सिटी में भी अटैक कर कर यहाँ पर भी लूटपाट मचाएंगे। इसलिए अब सब कुछ तुम पर बंद करो, अगर तुम्हें नया मेयर बनना है तो। ये सुनकर वो बंदा वहाँ से निकल जाता है हाँ हाँ करते हुए। सेंस शिफ्ट होता है और वो बंदा अपने दूसरे साथियों के पास जाते हुए कहता है, अगली बार भी हम लोग अपनी देवी को जीवित नहीं कर पाए थे, बस कुछ लोगों की कमी पड़ी थी, लेकिन इस बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी देवी किसी भी कीमत पर जीवित चाहिए। ये बोलकर वो अपने कपड़े को हटा लेता है, जहाँ पर उसकी छाती में दो दो इंसान बने हुए थे। ये देखकर उसके साथी कहने लगते हैं, हाँ 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 इस बार कोई भी गलती नहीं होगी हमारे लॉर्ड। सेंस शिफ्ट होता है जाओ की तरफ, जो कि रात में भी एक्सरसाइज करते हुए कह रहा था,
मेरा मार्शल आर्ट्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए मुझे अपनी बॉडी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही ट्रेन करना होगा। तभी उसे गंध आती है डिमोनिक एनर्जी की। जिसे देखकर वो कहता है कि हाँ, यहाँ आसपास ही वेल लोटस साइट के लोग हैं क्या। इधर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर निकल कर कहीं जा रहे थे। ये सब देखकर जाओ अपने मन ही में सोच रहा था, आखिरकार यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोग होंगे। आखिरकार ये वेल लोटस सेट कर क्या रही है इन लोगों के साथ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे वो अपने अंडों को बाहर निकलकर सबको जगाने की कोशिश करने वाला था, तभी उसकी नज़र एक बुद्धिस्ट मॉन्क की तरफ जाती है और वो ये देखकर कहता है, आखिरकार यहाँ पर एक एक्सपर्ट क्या कर रहा है। सेन शिफ्ट होता है। बुद्धिस्ट मॉन्क उनके रास्ते के सामने आकर खड़ा हो गया था। ये देखकर पालकी से आवाज़ आती है, आखिरकार एक मॉन्क हमारे रास्ते को क्यों रोक रहा है। तभी वो मॉन्क कहता है, क्योंकि तुम्हारे सेक्ट ने काफ़ी सारे बेगुनाह लोगों को पहले ही मार दिया है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर उनके साथी हंसकर आपस में कहते हैं, "हं, क्या इन बुढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि वो हमारा रास्ता रोक सके। इधर बुढ़ा मॉन्क तुरंत ही अपने कपड़े को हटाता है और कहता है, हाँ बुद्धा बुद्धा तुम सब पर कहर ढाएगा। ये सब देखकर जाओ अपने मन ही में सोचा था, अरे यार इस बुढ़े मॉन्क की करेज को देखो, ये कितना ज़्यादा कमाल का है। इसकी बॉडी भी शानदार है, ये क्या फाइट करने वाला है। लेकिन तभी बुढ़ा मॉन्क तुरंत ही अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगता है और ये देखकर जाओ कहता है, अबे नहीं यार, इसकी बॉडी क्या ही काम की है, अगर ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को प्ले करेगा तो। तभी उसके इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की वजह से सभी लोग धीरे धीरे करके ठीक होने लगते हैं और वो लोग आपस में कहने लगते हैं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं हूँ कौन। ये देखकर वो इविल सेक्ट के लोग कहते हैं, ओह ये बुद्धा मॉन्क अपने आप को काफ़ी ज़्यादा महान समझ रहा है। फिर उस बाल्की से काफ़ी ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से बुद्धिस्ट मॉन्क के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी ढेर हो जाती है और सभी लोग दोबारा कंट्रोल में आ जाते हैं और वो लोग धीरे धीरे अगर आगे बढ़कर बुद्धिस्ट मॉन्क के ऊपर ही अटैक करने वाले थे। ये सब देखकर बुद्धिस्ट मॉन्क काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और कह रहा था, अब मैं क्या करूँ। ये देखकर जाओ अपने मन ही में सोचता है, अरे यार इस बुद्धिस्ट मॉन्क की ताकत तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये इतनी जल्दी हार गया है। तभी वो बुद्धिस्ट मॉन्क तुरंत ही जो से खांसने लगता है और उसके मुंह से खून भी निकल जाता है। ये देखकर जाओ चौंकते हुए कहता है, सीरियसली यार ये किस तरह की लड़ाई हुई, ये बुढ़ा तुरंत ही हार गया। इधर वो बुढ़ा मॉन्क कांपते हुए कह रहा था, मैंने लगता है गार्ड डाउन कर दिया है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी पालकी से काफ़ी तेज़ हवा बहती है और डिमोन एनर्जी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी उन सब के ऊपर कोई अटैक करता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं, जी इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है, या फिर वो उनके मुंह से उल्टी भी होने लगता है। ये सब देखकर बुद्धिस्ट मॉन्क कहता है, लगता है मुझे एक बार चांस मिला है, मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ। जी बोलकर वो अपना धर्मा मंत्र फिर से पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आसपास बहुत तेज़ी से धर्मा एनर्जी फैलने लगती है और सभी लोग ठीक होने लगते हैं। तभी कुछ लोग जोर से चिल्लाते हैं, अरे नहीं ये तो विंड लोटस सेक्ट है, चलो भागो यहाँ से। फिर वो लोग बहुत तेजी से वहाँ से भाग रहे थे। ये सब देखकर वो लोग सोचते हैं, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, ये इतनी गंदी स्मेल वाला अंडा कहाँ से आया, आखिरकार सेमलेस कौन बास्टर्ड है यहाँ पर जो हम पर अटैक कर रहा है वो भी छुप कर। लेकिन तभी हमारा जाओ उनके सामने आ जाता है और कहता है, तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या। ये देखकर वो दोनों जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जाओ सही वक्त हुआ वहाँ से निकल लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों के ऊपर ही जोरदार तमाचा लगता है। ये सब देखकर बुद्धिस्ट मॉन्क काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था, जी मेरे बेनिफैक्टर है, सचमुच कमाल के हैं, इनकी विल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खास है। इधर हम लोग देखते हैं वो दोनों मिलकर हमारे जाओ के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जाओ वहाँ से जाते वक्त भी उस पर पटाखा छोड़ के जाता है और वो पटाखा जो से वहाँ फटने लगता है और वहाँ पर सब जगह धुआं फैल जाता है। ये सब देखकर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं, हाँ ये बंदा कितना ज़्यादा सेमलेस है, किस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, अरे यार उस बंदे को देखो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। इधर हम लोग देखते हैं सभी लोग जैसे ही जॉ की तरफ मुड़ते हैं, जॉ अपने अनलिमिटेड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। तभी वो बंदा जाओ की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था, पहले हम लोग इस बंदे को संभालेंगे, उसके बाद उस बुढ़े मॉन्क को देखेंगे। इधर वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। ये सब देखकर जाओ कह रहा था, चलो आ जाओ। इधर वो बंदा तुरंत ही आकर हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जाओ उसके अटैक से डॉज कर लेता है। इधर वो बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार जाओ के पास अटैक किया जा रहा था, लेकिन जाओ डॉज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है और उसे एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफ़ी तेज़ी से पीछे हटने लगता है। तभी कोई जाओ के ऊपर हिडन वेपन से अटैक करता है। ये देखकर बुद्धिस्ट मॉन्क जोर से चिल्लाता है, बेनिफैक्टर आराम से। इधर जाओ सारे तीरों को अपने हाथ में पकड़ते हुए कह रहा था,
ओह, तुम लोग मेरे साथ ही डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने लगे। तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, उस स्कूल का प्रिंसिपल आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। इधर सब लोग काफी ज्यादा गुस्से में जॉ को ही घूर रहे थे। तभी वो औरत उन सबको इशारा करती है। इशारा पाते ही सारे उसके सोल्जर जल्दी से जॉ के पीछे आ जाते हैं। लेकिन तभी बुद्धिस्ट मॉन्क उनके सामने आते हुए कहता है, बेनिफैक्टर आप चिंता मत कीजिए, पीछे की साइड में इन सबको संभाल लूंगा। लेकिन तभी वो लड़की उसके ऊपर अटैक करने लगती है और कहती है, तो फिर तुम अब मरना ही चाहते तो फिर मरो। लेकिन वो आराम से उसका अटैक को डॉज कर लेता है और उसके ऊपर भी अटैक करने लगता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं लड़के और लड़कियों में जरा भी भेदभाव नहीं करता हूँ, मैं दोनों को समान रूप से कूटता हूँ। ये बोलकर वो उस लड़की को भी आराम से मार रहा था, लेकिन उसके एक पंच ने उसके कपड़े ही फाड़ दिए थे। जिस देखकर तो जाओ कह रहा था, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अभी अपने ठर की बनते इस लड़की पे नहीं देख सकता हूँ, मेरे पास तो वैसे भी मेरी बीबी है। जिस देखकर तो वो लड़की काफ़ी तक गुस्से में घूट रही थी। लेकिन तभी वो बंदा फिर से उसके पीछे आ जाता है और कहता है, हे बच्चे, तू काफ़ी ज़्यादा उड़ लिया, अब बस मर। लेकिन जाओ उसके हाथ को पकड़ते हुए तलवार को गिराते हुए कहता है, ना ना, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। फिर वो उसको भी समान तरफ से कुटाई देते हुए कह रहा था, चल ये मुखी के स्वाद खा। फिर वो सीधे दीवार से टकराता है और कहता है, लगता है मैंने सबकी सेवा बराबर दी है। इधर जाओ अपने मन ही में सोच रहा था। चलो ये सब खत्म हुआ, लेकिन तभी उसके सामने का दीवार ही टूट जाता है और वहां से टैंक खांसते खांसते निकलता है और कहता है, जाओ तुम। फिर वो सोचता है, नहीं नहीं, लगता है मुझे जो चीज़ नहीं देखना चाहिए था वो गलती से मैंने देख लिया है। इधर जॉ भी कह रहा था, भाई तूने सब कुछ देखा क्या? इधर लैंड जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए कह रहा था, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा यार। इधर जॉ वहाँ से निकलते हुए कह रहा था, तो ठीक है, कल रात का डिनर पार्टी तेरी तरफ से होगा, तो मैं ये मान लूंगा कि तूने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। किशन को टेन कह रहा था, हाँ भाई ठीक है ठीक है। सेंसेट होता है परजैन में, जहाँ पर जाओ उन दोनों को रस्सियों से बांधते हुए कह रहा था, चलो फाइनली मेरा काम खत्म हुआ। वो तो अच्छा है, 10 के सड़े हुए अंडे को कमाल, जिसकी वजह से मैं इन दोनों को इतनी आसानी से ही पकड़ लिया। तब यहाँ पर बुद्धा मॉन्ग आते हुए कह रहा था, अरे वाह, मैंने इस तरह के सीक्रेट टेक्निक कभी नहीं देखी है किसी को बांधने में भी इस्तेमाल करते हुए। जैसन का तो जा भी एक बल्कि डर जाता है। और बुद्धा मॉन्ग कह रहा था, मेरा डिवाइन नेम है ली यांग और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी अच्छी तरीके से असिस्ट किया। जैसन को जा कह रहा था, नहीं नहीं, इन सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगता है आपको कहीं ज़्यादा चोट लगी है। जैसन को बुद्धा मॉन्ग कहता है, नहीं नहीं, ये सब तो छोटे मोटे चोट है, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे मैंने आपके टैलेंट को देखा, आप सचमुच हेवनली टैलेंटेड जीनियस है। वैसे आपका हर एक मूव कमाल का था, आपने ये सब मूव सीखा तो सीखा कहाँ से? ये सब सुनकर जाओ अपनी नाक चौड़ी करते हुए कह रहा था, आप तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं। इधर वो बुड्ढा मॉन्ग और भी कहता है, मैंने आपके जैसा टैलेंटेड बंदे को कहीं तो देखा है, क्या मैं आपसे दोबारा मिल रहा हूँ? किशन को जाओ कहता है, क्या आपने मुझे देखा है? लेकिन लेकिन कहाँ पर? जितना मुझे याद आ रहा है, एक निंगनिंग है जिसका कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और वो अभी तक की सदी की सबसे बड़ी कल्टीवेशन जीनियस है। उसके पास डिवाइन सेंस भी है और वो अभी हाईएस्ट रेलम में पहुंची है। ये सुनकर जाओ कह रहा था, आखिरकार ये सब रेलम रेलम है क्या? ओह, लगता है बेनिफैक्टर को अभी रेलम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो ठीक है, सुनिए, अभी आप लोग जो भी कल्टीवेशन करते हैं उसे इमोर्टल कल्टीवेशन कहते हैं। उसके ऊपर का भी कल्टीवेशन होता है, गॉड कल्टीवेशन, हेवनली कल्टीवेशन, अर्थ कल्टीवेशन और ऊपर भी स्काई कल्टीवेशन। इस तरह के लेवल बढ़ते चले जाते हैं और इसका कोई भी लिमिट नहीं है। और जहाँ तक बात रही बस मामूली लोगों के, तो वो कितना भी कल्टीवेट कर ले, लेकिन वो बस अर्थ रेलम तक ही पहुँचेंगे। लेकिन आप जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड गाय, जो कि 10,000 लाखों बंदों में से एक ही होते हैं, वो तो आराम से ही हेवनली रेलम या फिर इमोर्टलिटी रेलम तक पहुँच ही सकते हैं। ये सुनकर जॉ कहता है, बुद्धिस्ट मॉन्ग आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या सचमुच मैं इतने हाई रेलम तक पहुंच भी सकता हूं? इधर बुद्धिस्ट मॉन्ग अपने दाढ़ी को साफ करते हुए कह रहे थे, हाँ हाँ, आप अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मैंने आपके अंदर के पोटेंशियल को देखा है। इधर जाओ उसके बाद बहुत ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उन सभी लुटेरों के चूजे को लूटते हुए कह रहा था, चलो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे पैसे मिल जाएंगे। फिर वो पैसे और एक किताब की पोटली को उठाते हुए कह रहा था, सचमुच ये तो एक कल्टीवेशन बुक है। फिर वो कल्टीवेशन बुक को खोलते हुए पढ़ने लगता है। इधर बुद्धिस्ट मॉन्क को भी रहा नहीं जाता है और वो भी उस किताब के ऊपर आंख डालता है और उन दोनों की आंख फटी की फटी रह जाती है। तभी बुद्धिस्ट मॉन्क तुरंत ही अपनी नज़रों को हटाता है और कहता है, अमिताभा। इधर जाओ तो उस किताब को अच्छे से पढ़ रहा था और कह रहा था,
अरे यार, मैंने तो इस तरह की टेक्निक आज तक एक्साइड में भी नहीं देखी है। ये तो सचमुच काफी ज़्यादा खास टेक्निक है। तभी वो मॉन्क शर्माते हुए कह रहा था, बेनिफैक्टर आप आखिरकार इतने ध्यान से उस चीज को क्या देख रहे हैं? कहीं आप वो करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना? ये सुनकर जाओ कहता है, नहीं नहीं, आपको ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये एक इविल टेक्निक है और मैं कभी भी इविल टेक्निक को प्रैक्टिस तो नहीं करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तभी दीवार के पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये देखकर बुद्धिस्ट मॉन्क कहता है, आखिरकार ये सब कौन है? फिर वो लोग जैसे ही बाहर निकल कर जाते हैं तो वहां पर एक पत्नी अपने पति को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी और चिल्लाते हुए कह रही थी, मेरे पति प्लीज प्लीज उठ जाइए ना। इधर बुद्धिस्ट मॉन्क कहता है, माफ कीजिएगा लेकिन आपके पति पहले ही शहीद हो चुके हैं। सनसेट होता है गांव के छोटे से गवर्नमेंट ऑफिस में, जहां पर उन सबको इनाम मिल जाता है और बुद्धिस्ट मॉन्क कहता है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन जाओ उन्हें रोकते हुए कहता है, आप कहाँ पर चले? गवर्नमेंट ने हमें रिवॉर्ड दिया है तो इसे आधा आधा बांटना होगा ना, आपको क्या नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मनी तो लालच होता है और मैं इस लालच में फंसना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने बुद्ध धर्म को और भी आगे तक प्रचार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। यह सब सुनकर जाओ कह रहा था, ठीक है, अगर आप इसे नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं ही इसे रख लूँगा। वैसे आप आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं? इधर वो मॉन्क कह रहा था, मुझे लगता है मुझे जल्द ही डिवाइन मैसेंजर तक ये बात पहुंचानी होगी कि विंड लोटस साइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हम सब पर अटैक कर रही है। डीमन सेपरेशन टावर जरूर उन सब पर काम करेगा। जिसम को जॉ कहता है, क्या डीमन सेपरेशन टावर? फिर वो स्टाइल मारते हुए कह रहा था, आपका ये यंग हीरो जानना चाहता है आखिरकार डीमन सेपरेशन टावर है क्या और वो कैसे डीमंस का सफाया करता है। तभी बुद्धिस्ट मॉन्क उसे बताते हुए कहता है, हमारा डीमन सप्रेसिंग टावर काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है और उसकी कोई सीमा नहीं है और अभी सबसे ऊपर निंग निंग बैठी हुई है। हमारे डीमन टावर में काफ़ी सारे लोगों के मर्डर केस और चोरी केस, सारे केस आते हैं और हमें उन्हें सुलझाना पड़ता है। बहुत सारे डीमन के टावर केस में ऐसे भी आते हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा ही बड़े बड़े रिवॉर्ड होते हैं, करीब 10,000 सोने के सिक्के। क्या 10,000 सोने के सिक्के? फिर वो बुद्धिस्ट मॉन्क के पास जाते हुए कह रहा था, मॉन्क आखिर आपने इतना इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर मॉन्क कहता है, क्योंकि आपने मुझसे पूछा ही नहीं। इधर जॉ कह रहा था, मास्टर अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है, अब मैं भी डीमन सप्रेशन डिवीज़न में जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सच्चाई का सामना करना है और बहुत सारे डीमंस को मारना है और इस दुनिया में पूरे डीमंस का जड़ से ही सफाया कर देना है। ये सुनकर मॉन्क कह रहा था, हाँ हाँ, आप जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल सही। फिर जाओ हाफसी लेते हुए कह रहा था, वैसे मैं 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ही इन डीमन के पर नज़र रख रहा हूँ, इसलिए लगता है अब मुझे एक चैन भरी नींद आएगी। सनसेट होता है बुद्धिस्ट मॉन्क की तरफ, जो कि किसी नदी किनारे काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था, अरे यार वो लोग कब तक आएंगे। सनसेट होता है कुछ बंदों की तरफ जो कि नदी को पार करते हुए कह रहे थे, बुद्धिस्ट मॉन्क लगता है तुमने काफ़ी देर तक इंतजार किया है हमारा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आया कि फिर नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करना, मैं इसके नए एपिसोड को जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे, टाटा सायोनारा। इधर बुद्धिस्ट मॉन्क उन दोनों को देखते हुए कह रहा था, मुझे तो लगा था हमारी फीमेल कमांडर यहाँ पर आएगी, तुम दोनों डिसेबल यहाँ पर क्यों आ गए? ये सुनकर उनको डिसेबल कहता है, मास्टर क्या बताओ, कमांडर तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ही बिजी है एबनॉर्मल केस को सॉल्व करने के लिए, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। वैसे मास्टर ये सब कौन है? ओह ये दोनों तो इविल कल्टिवेटर हैं वेलोडर साइड के, लेकिन अब तो कचरे बन चुके हैं। ये सुनकर उनका डिसाइपल जल्दी से अपने ताबूत को सामने करते हुए कहता है, तो मास्टर ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर वो अपने ताबूत को खोलकर अपनी टेक्निक से उन दोनों को अपने अंदर रख लेता है। तभी फीमेल डिसेबल कहने लगती है, मास्टर आपने जिस हैंडसम मैन के बारे में कहा था लेटर में, वो बंदा कहाँ है? क्या आप मुझे उससे जल्दी मिलवा सकते हैं? तभी सीनियर ब्रदर कहता है, जूनियर सिस्टर तुम्हारे सामने इतना हैंडसम और चार्मिंग बंदा खड़ा है, फिर भी तुम किसी और बंदे की तलाश में हो। ये सुनकर तो जूनियर ब्रदर गुस्से में आते हुए कह रही थी, तुम परवट बाबर मुझे टेपते हो, आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? ये सुनकर तो वो बंदा अपने कानों को बंद करते हुए कह रहा था, नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था जूनियर सिस्टर। तभी बुद्धिस्ट मॉन्क उन दोनों को रोकते हुए कह रहा था,
चलो चलो अब वक्त आ गया है कि हम लोग उस एविल साइट के हाइड आउट को ढूंढे। ये सुनकर सब लोग जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ देर चलने के बाद वो बुद्धिस्ट मॉन्क कहता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है। मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर चल रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी आसपास दिखाई दे रहा है। अगली बार तो आराम से मुझे झरना मिल गया था, तो फिर ये जगह इतनी जल्दी इतनी अजीब कैसे हो गई। लेकिन तभी सीनियर ब्रदर को कुछ दिखता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे वो देखो, वो क्या चीज़ है। जूनियर से जल्दी से मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कवर देता हूँ। इधर सीनियर ब्रदर अपने ताबूत से 2-3 अटैक भी करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होती है। ये देखकर तो मॉन्क कहता है, अरे तुम लोग क्या करते जा रहे हो, वहाँ पर कोई आदमी फंसा हुआ है, पहले हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है उस बंदे की तरफ जो कि बेहोश हो चुका था और बुद्धिस्ट मॉन्क उसकी सांसों को देखते हुए कह रहा था, इसे पहले सांप ने काटा था, लेकिन मैंने अपने डिवाइन दिल से इसके जहर को बाहर निकाल दिया है और ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इधर वो आदमी तुरंत उठते हुए कह रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। इधर बुद्धिस्ट मॉन्क उसे शांत करते हुए कह रहा था, बेनिफैक्टर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डिमन सेपरेशन टीम से हैं और हम लोग आपको बचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये सुनकर तो वो बंदा रोते हुए कह रहा था, प्लीज़ प्लीज़ तुम तुरंत जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ को बता दो, मेरी वाइफ खतरे में है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी बुद्धिस्ट मॉन्क कहता है, बेनिफैक्टर साफ साफ बताइए चल क्या रहा है यहाँ पर। ये सुनकर वो बंदा कहता है, मैं आपको क्या बताऊं, अचानक ही हमारे गांव में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसके पीछे पीछे हम बेखौफ चलने लगे थे और हम लोग एक इविल ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच गए थे, जहां पर काफ़ी सारे लोग आ गए थे और मेरा नशा टूट गया था। और वहां पर एक बड़ी सी पर्चा जैसी चीज़ थी, जिसके अंदर जाते ही बहुत ज़्यादा ही अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी थी और मेरी वाइफ को मैंने कितनी बार उठाने की कोशिश की, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। ये सुनकर बुद्धिस्ट मॉन्क कहता है, बेनिफैक्टर वो क्या विंड लोटस साइट का हाइड आउट था, आप मुझे उसके बारे में अच्छी तरीके से बता सकते हैं क्या, या वहाँ पर ले जा सकते हैं। ये सुनकर वो कहता है, हाँ मैं ले जा सकता हूँ, क्या आप मेरी वाइफ को बचा पाइएगा। इधर सब लोग उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तभी जूनियर सिस्टर कहती है, मास्टर क्या हमें जंग हीरो को भी अपने साथ ले लेना चाहिए। ये सुनकर सीनियर ब्रदर कहता है, जूनियर सिस्टर तुम कैसी बातें कर रहे हो, उस बंदे की वाइफ खतरे में है, अगर हम लोग जल्दी उसके पास नहीं गए तो वो मर भी सकती है। सीन शिफ्ट होता है जंगल के काफ़ी ज़्यादा ही अंदर, वहाँ पर एक जगह पर कई सारे लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे। यह देखकर बुद्धिस्ट मॉन्क कहता है, अमिताभ मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर से आत्मा को ही बाहर निकाल दिया गया है। ये सुनकर सीनियर ब्रदर कहता है, जल्दी वहाँ पर देखो, वो तो मुझे किसी साइड का हाइड आउट लग रहा है। इधर वो बंदा बड़ी तेज़ी से हाइड आउट की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, पत्नी मैं तुम्हें बचाने के लिए कई सारे लोगों को लाया है, पत्नी मैं तुरंत तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। ये बोलकर वो सीढ़ियों से होते हुए हाइड आउट की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर बुद्धिस्ट कहता है, अरे नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा मूर्ख आदमी है, हमें इसे बचाने के जल्दी अंदर जाना होगा। ये सब तमाशा देखते हुए वो ज़ॉम्बी जैसे आदमी भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है जॉ की तरफ, जो कि बड़ी मुश्किल से खाना बना रहा था और कह रहा था, अबे यार मैं खाना क्यों बना रहा हूँ, तूने कहा था कि कल रात को तू पार्टी देने वाला है, तो साले मुझसे क्यों खाना बनवाने लगा। इधर टैन कहता है, अरे भाई जल्दी से काम करना, वैसे भी आज रात के खाने में तुम्हारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। ये सुनकर जॉ कहता है, हाँ मेरा खर्च तो नहीं होगा, लेकिन तेरा होगा। ये बता तू आखिरकार पैसा कमाता कैसे है, तू दिन रात तो यहीं पर सोया रहता है। ये सुनकर टाओ कहता है, भाई मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कुछ महीने से मेरी किस्मत तो कमाल की चल रही है, आसपास चलते वक्त भी मुझे पैसे गिरे हुए मिल जाते हैं, और देखो यहाँ पर मैं सोया हूँ, लेकिन फिर भी पक्षियों ने मेरे पास एक पोटली थमा दी है जिसमें करीब 10 चांदी के सिक्के हैं। इधर जाओ भड़कते हुए कह रहा था, अबे मजाक मत कर मेरे साथ, वो मेरी पोटली है, अगर तू उसे लिया भी ना तो मैं तेरे साले हाथ तोड़ दूंगा। ये सुनकर टैन कह रहा था, हाँ भाई वैसे तुझे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए होंगे ना उन सभी चीज़ों को पकड़ाने के लिए। ये सुनकर वो कह रहा था, नहीं यार उतने ही पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन तुझे को पता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा ये काम होता है जो तुम इतना आसान समझ रहा है। ये सुनकर वो कहता है, हाँ भाई काम तो मुश्किल होता है, तभी तो पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या होगा अगर वो डीमंस लोग दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे तब। ये सुनकर जाओ कहता है, अरे यार टैन तो चिंता मत कर, जब तक यहाँ पर मैं हूँ तब तक तुम्हारा कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तभी टैंक कहता है, लेकिन यार जब तक तू यहाँ पर है, अगर तू ना रहा तो। ये सुनकर जाओ चौंकते हुए कहता है, अबे यार क्या बेकी बातें करने लगा अब तो।
तभी हम लोग देखते हैं उस टूटे दीवार से किसी का हाथ बाहर निकलता हुआ देखकर जाओ भी थोड़ा डर जाता है और कहता है ये कौन है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जूनियर सिस्टर भागकर आई थी और कह रही थी यंग हीरो जाओ जाओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जेसन को टैन कहता है अरे वाह यार, तेरा यंग हीरो फेमस टाइटल था, ये तो पता ही नहीं था मुझे। इधर जाओ कह रहा था भाई देख ये है कौन। इधर जूनियर सिस्टर कहती है मेरा नाम वैंग हाई है और मैं डीमन सप्रेसिंग टीम की डिवीज़न की मेंबर हूँ, लेकिन अब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। हमारा सीनियर ब्रदर और हमारे मास्टर विनलेटर साइड के हाइड आउट में फंसे हुए हैं और उनकी जान एक पतले से धागे में लटकी हुई है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। किशन को जाओ घबराते हुए कह रहा था रुको रुको, तुमने क्या बोला? वो बुद्धिस्ट मॉन्ग, उस बुद्धिस्ट मॉन्ग की जान खतरे में है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी और वो मर गया तो मेरे पैसे वो कौन वापस करेगा? फिर वो उसे उठाकर भागने लगता है और कहता है बता वो हाइड आउट कहाँ पर है? तभी पे जैसे टैन कहता है बस जाओ, तुझे क्या रोस्टेड चिकन और मीट नहीं खाना है और हमारे साथ दारू नहीं पीना है, तू इतनी जल्दी कहाँ पर चला? किशन को वो कहता है भाई अभी खाने पीने का टाइम ही नहीं है यार, मेरे पैसे और मेरा पोजीशन सब कुछ उस बुद्धिस्ट मॉन्क के ऊपर डिपेंड है, मैं उसे बचा कर ही आऊँगा। इधर टैन अपने मनी में सोच रहा था कुछ झोल है इसमें, जी औरत इतनी दूर तो चल के कैसे आ सकती है अगर वो घायल है तो। सीन शिफ्ट होता है जंगल की तरफ जहाँ पर जाओ चलते वक्त कह रहा था आखिरकार तुम लोगों को उस इविल सेट का हाइड आउट मिला तो मिला कैसे, तुम लोग वहाँ पर कैसे पहुँचे? इधर जूनियर सिस्टर कहती है मैं तुम्हें क्या बताऊं, हम लोग अपने मास्टर के साथ काफ़ी देर तक इस जंगल में घूम रहे थे उसके हाइड आउट को ढूंढने के लिए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। तभी एक आदमी मिला जो कि काफ़ी इधर घायल था और वो हमें बताने लगा कि उसकी वाइफ हाइड आउट में फंस चुकी है और वो हमें हाइड आउट में लेके गया, लेकिन वो कमीना इंसान नहीं था बल्कि एक औरत था। उसने अपना रूप तुरंत ही बदला और वो हम पर झपट पड़ा और हमारे मास्टर हमें बचाने के लिए जल्दी से सामने आ गए और हमारे बड़े भाई के ऊपर भी बहुत सारे ही लोगों ने अटैक कर दिया, वो लोग ज़ॉम्बी थे शायद। जेसन को जाओ कहता है ओह तो ये सब हुआ उस हाइड आउट में। तभी सीनियर सिस्टर कहती है लेकिन तुम क्या हमारे मास्टर को बचा पाओगे? वहाँ पर काफ़ी सारे ही ज़ॉम्बीज़ हैं, मैं बड़ी मुश्किल से ही अपनी जान को बचाकर यहाँ पर आ पाई थी। जेसन को जाओ कहता है हाँ ये तो सच है कि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन शायद मैं तुम सबकी मदद कर सकता हूँ, चलो देखते हैं क्या होता है। किशन को वो कहती है हाँ इसका क्या मतलब है? अगर तुम ही जाकर वहाँ पर मारे गए तो काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा हमारे मास्टर ने कहा है तुम एक प्रोडजी हो कल्टीवेशन के लिए, तुम सचमुच क्या वहाँ पर जाना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो तुम यहाँ पर भी मेरे साथ प्रैक्टिस करके ट्राई कर सकते हो, तुम्हारी पावर कितनी ज़्यादा है। ये सब सुनकर जाओ अपने मन को सोच रहा था और चलते वक्त उसे एक काफ़ी बड़ा पेड़ दिखता है। ये देखकर वो कहती है हाँ ये पेड़ हमें भी दिखा था, लेकिन जाओ तभी वहाँ से पत्थर को उठाकर सीधे उसके माथे पे मारता है, जिसकी वजह से वो एक बार में ही बेहोश हो जाती है। फिर दोबारा उठते हुए कहती है ये क्या बकवास मजाक है, तुम अपने कॉमरेड के ऊपर ही अटैक कैसे कर सकते हो? और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ही इविल ऑरा बाहर निकलने लगता है और वो अपने मन ही मन सोचने लगती है क्या इस आदमी ने मुझे पहचान लिया। इधर जाओ कहता है मुझे तो अब तुम पर ही शक होने लगा, क्योंकि तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से पता कैसे रहा कि ये जगह यहीं पर है? ये सुनकर तो वो भी थोड़ी देर चौंक जाती है और कहती है हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो। फिर वो कहता है काफ़ी ज़्यादा अजीब है, तुम मेरी ताकत के बारे में क्यों जानना चाहते हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और तुम्हें ये जगह भी पता है और यहाँ के सारे लोग भी, लेकिन यहाँ पर तो मुझे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? इतनी बकवास सुनकर तो वो अब इविल कल्टीवेटर भी गुस्से में आता है और कहता है जी बंदा तो काफ़ी ज़्यादा ही बक करता है, अब मैं इसके साथ 2 मिनट भी अपना वक्त नहीं बिता सकता हूँ। फिर वो अपनी ताकत को अनलिस्ट करने लगता है और कहता है बच्चे तू मेरा माथा ख़राब कर चुका है, लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरे को यहीं पर मार डालूंगा। ये सुनते ही जाओ तुरंत उसके मुँह पर ही एक बदल को दे मारता है। ये देखकर वो इविल कल्टीवेटर जोर से चिल्लाते हुए कहता है ये बास्टर्ड कितने ज़्यादा बदतमीज बच्चा है, क्या इसे किसी ने मैनर नहीं सिखाया है? तभी जाओ फिर से उसके ऊपर पत्थर से अटैक करता है। ये देखकर वो इविल बंदा कहता है अबे यार ये इविल है या फिर मैं, चल कोई बात नहीं, जितना मैंने सुना है बुढ़ा मॉन्ग कह रहा था ये इस सदी का सबसे महान कल्टीवेटर जीनियस है, लेकिन देखने से मुझे लग रहा है ये बस सेकेंड QRLM तक ही पहुंचा हुआ है। ये हमारे गॉडेस के लिए एक अच्छा खाना बन सकता है, मैं तुम्हें पक्का पकड़ कर अपनी गॉडेस को खिलाऊंगा। किशन को जाओ कह रहा था क्या वो बुढ़ा मॉन्ग अभी भी जिंदा है? किशन को वो आदमी कहता है हाँ जिंदा तो है,
लेकिन ज़्यादा वक्त तक नहीं, मैं तुम्हें भी उसके पास पहुंचा देता हूँ। जी बोलकर वो अपने हाथों को लंबा कर कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये सब देखकर जाओ अपने मन ही में सोच रहा था, ऐसा तो वो ग्रेट आंट भी कह रही थी, क्या ये वही अटैक है? ये सोचकर वो अपनी आंखें को बंद कर लेता है और कहता है, हाँ जी मेरे पास अच्छा मौका है। फिर वो अपने अटैक को दोबारा स्टार्ट करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। इधर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा तेज था, वो तो उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, बच्चे अब तुम मुझसे कहीं भी भाग नहीं सकता है। इधर वो डिमोनिक बंदा काफ़ी ज़्यादा चौंका हुआ था, क्योंकि जाओ ने उसके ऊपर हथौड़ी से अटैक किया था। फिर वो अपने मन ही में सोच रहा था, इस बास्टर्ड बंदे के पास तो काफ़ी ज़्यादा ही ट्रिक है। फिर वो उसे अपने हाथों से पकड़ के घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ आराम से लैंड कर जाता है। जिस देखकर वो तो गुस्से में कहता है, बच्चे तो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तू हमेशा मेरे चक्कर में फंसा ही रहेगा। जयशंकर का जा कहता है, हाँ जी तो बाद में बच लेगा, कौन किसी जंगल में फंसा हुआ है। ये बोलकर वो उसके हाथ को पूरी तरह से ही घुमा देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है और वो बंदा काफ़ी जोर से दर्द से कहराता है और कहता है, ये बास्टर्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। तभी जाओ उसके ऊपर एक पोटी फेंकता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा धुआं था, और वो बंदा कुछ देख भी नहीं पा रहा था और कह रहा था, इस बंदे के पास अब कितने कितने ट्रिक बचे हुए हैं। इधर जाओ जल्दी से आकर उसके सीधे आंख पर अपने 2 उंगली घुमा देता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें फूट जाती है और वो बंदा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ये बास्टर्ड मरता क्यों नहीं है। इधर जाओ जल्दी से हवा में उड़ते हुए उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिससे वो बड़े से पेड़ से टकराते हुए वहीं पर मारा जाता है। इधर जाओ अपने मन ही मन सोच रहा था, सचमुच ये आदमी काफ़ी ज़्यादा टफ अपोनेंट था मेरे लिए, मेरे को तो पूरा पसीना आ गया। लेकिन तभी वो जब उस आदमी को देखता है, उसके तरफ काफ़ी सारे ही स्क्रिप्ट चमकने लगते हैं और वो बंदा आग में जलने लगता है। और वो फिर से खड़ा होते हुए कहता है, सचमुच मारना पड़ेगा, तुम तो हो तो कमाल के, मैं अगर तो अपनी देवी को तुम्हें बलि चढ़ाऊंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। इधर जाओ उसे दोबारा उठते हुए देखकर तो अपने मन ही में सोचा था, ये तो डिवाइन पावर है, क्या अब मैं इसे हरा भी पाऊंगा, चलो मैं एक बार कोशिश करता हूँ। सेन शिफ्ट होता है विनोडर साइड के हाइड आउट में, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क का सीनियर ब्रदर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, आज से 10 साल लगातार मैंने डीमन सप्रेसिंग टीम में काम किया है, लेकिन ऐसा टॉर्चर मैंने किसी विलन के साथ झेला नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। इधर उसकी जूनियर ब्रदर भी चिल्लाते हुए कह रही थी, हाँ ये लगातार हमें तकलीफ दे रही है, ये इलेक्ट्रिक डॉट काफ़ी ज़्यादा बुरा है। तभी बुद्धिस्ट मॉन्क कहता है, अमितावा अब तो हमारे यंग हीरो ही हमारी जान बचा सकता है, नहीं तो हम लोग इस तरह की तकलीफ ज़िंदगी भर भोगते ही रहेंगे। तभी वहाँ पर वो बंदी आते हुए कह रही थी, ओह लगता है तुम तीनों काफ़ी ज़्यादा ही आराम से यहाँ पर रह रहे हो ना। ये देखकर सीनियर ब्रदर कहता है, चुप चुड़ैल, आखिरकार कौन कौन इतना गंदा तरीका इस्तेमाल करता है राइटियस कल्टीवेशन के ऊपर, तुम मुझे पर थोड़ा सा रहम तो खा ही सकती हो। ये सुनकर वो जोर से हंसते हुए कहती है, ओह लगता है मैंने तुम्हें थोड़ा कम मजा दिया है, तभी तो तुम मुझे चुड़ैल तक बोल पा रहे हो। जी बोलकर वो अपने थंडर को एक्टिवेट करने लगती है। इधर सीनियर ब्रदर घबराते हुए कह रहा था, अरे नहीं तुम फिर से क्या करने लगी। तभी जीनियर सिस्टर भी घबराते हुए कह रही थी, अरे यार कोई मेरे ब्रदर का मुंह बंद करो। तभी सीनियर ब्रदर कहता है, हाँ ये तो मैं हम सब की भलाई के लिए ही कह रहा था। ये सुनकर तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में आते हुए कह रही थी, ओल्ड मॉन्ग लगता है तुमने अपने डिसाइपल को कोई भी सबक नहीं सिखाया है, ये अब मुझे ही करना पड़ेगा। ये बोलकर वो सीनियर ब्रदर के ऊपर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बिजली के झटके देने लगती है और कहती है, लगता है तुम औरतों से अच्छे तरीके से बात करना नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं, मैं ये तो भी तुम्हें सिखा दूंगी। इधर सीनियर ब्रदर रोते हुए कह रहा था, अरे यार अब मुझे टॉर्चर मत करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अपने डिसाइपल की इस हालत को देखकर तो बुद्धिस्ट मॉन्क बीच में आते हुए कहता है, मुझे लगता है मेरा डिसाइपल अब और नहीं सह सकता है, तो क्या मैं अब उसकी जगह ले सकता हूँ। ये सुनकर वो कहती है, ना अब इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे जितना ज़्यादा सबक सिखाना था मैंने इसे सिखा दिया है, अब तो तुम्हारे यंग हीरो की बारी है। सेन शिफ्ट होता है जॉ की तरफ, जिसे वो बंदा तंग करते हुए कह रहा था, चलो अब मेरी डिवाइन पावर का सामना करो। इधर जॉ के सामने कई सारे आवाज़ गूंजते हुए कह रहे थे, जल्दी से हमारे विंग लोटस सर्किट को ज्वाइन कर लो अगर तुम्हें इमोर्टलिटी चाहिए तो, हमारे के पास काफ़ी सारा पैसा है, तुम क्या इसी तरह गरीबी मरना चाहोगे। ये सब सुनकर जॉ कह रहा था, ओह लगता है ये लोग इस तरह से सब कुछ करते हैं। तभी वो बंदा जॉ के ऊपर पीछे से अपने हाथों को दोबारा अटैक करते हुए कह रहा था, इसे मारना तो बड़ा आसान था, लेकिन जॉ तुरंत ही पीछे मुड़ता है और अपने हथौड़े से अटैक करते हुए कह रहा था, हाँ इतना आसान है, इतना भी नहीं होने वाला है। फिर वो उसके हाथ के ऊपर कई सारी हथौड़ियाँ बचाता है, जिसकी वजह से उसका एक फेस काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाता है।
और उसकी आंख से खून भी बाहर निकलने लगता है। लेकिन हमारा जाव कहाँ रुकने वाला था, वो तो उसकी अच्छी खासी कुटाई करता है। इधर वो बंदा अपने हाथ को वापस ले लेता है। यह देखकर जाव कहता है, ओह लगता है तुम इस तरह से इंसानों की माइंड वॉश करते हो, इतनी सारी चिकनी चुपड़ी बातें कर कर और पीछे से अटैक कर कर, है ना? वैसे तुम्हें लगता भी है तुम्हारे फॉलोअर तुम्हारे इतने अच्छे शील्ड बन भी पाएंगे? तभी वो बंदा कहता है, चुप रहो, हमारी गॉडेस हमारे फ्लावर्स की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करती है। हमारे फ्लावर्स अपने आप को सेक्रीफाइस किए हैं बस हमारी गॉड को दोबारा जिंदा करने के लिए। इधर जाओ कहता है, डूड आखिर तुम सबको अपनी देवी से मिल के जाता है जो तुम लोग इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, हमें बेनिफिट मिलता है काफ़ी ज़्यादा ही। हमारी देवी हमें इमोर्टलिटी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हमें कभी भी मरना नहीं पड़ता है और हम लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तभी जाओ कहता है, लेकिन किस कीमत पर? खुद की जान देकर। इधर वो कहता है, हाँ हम लोग अपनी वाइफ बच्चे और यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी मरवा देते हैं बस जिंदा रहने के लिए और अमर बनने के लिए। हमें भूख प्यास कुछ भी नहीं लगता है और साथ साथ मिलती है ताकत, इन्फिनाइट ताकत जो हमारी देवी हमें हमें खुद अपने हाथों से देती है। तभी उसका दूसरा सर कहता है, हाँ बच्चे तुम क्या समझते हो, इतनी ज़्यादा राइटियस पाथ में चलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बाद में तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम हमारे साथ मिलते हो तुम्हें इमोर्टलिटी मिलेगी, प्लस तुम्हें भूख प्यास भी नहीं लिखेगा और हमेशा तुम जीवित भी रह पाओगे और इस दुनिया को देख भी पाओगे। तो क्या बोलते हो, हमारी देवी इस दुनिया को काबू में रखेगी अपने और तुम उसके गुलाम रहोगे? इधर जाओ सोचने का नाटक करते हुए कह रहा था, हाँ तुम लोग बात तो सही कह रहे हो, मैं जिसकी तरफ भी रहूँगा वो पक्का इस दुनिया में राज करेगा। लेकिन मैं तुम सबका गुलाम क्यों बनूँ? मैं इस बात को रिफ्यूज़ करता हूँ। और वैसे भी मेरा तो गोल बस एक है, मैं तुम सबको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही ख़त्म कर दूँ। इधर वो डिमोनिक कल्टिवेटर हंसते हुए कह रहा था, और बच्चे लगता है तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो। अब लो मेरे पावर को संभालो। ये बोलकर वो उल्टी करने लगता है जिससे काफ़ी ज़्यादा ही घिनौना पदार्थ नीचे गिरता है। ये देखकर जाओ वहाँ से भागते हुए कहता है, छी कितना ज़्यादा गंदा गंद कर रहा है ये क्या बाकी इंसानों के इंटरनल ऑर्गन है? ये काफ़ी ज़्यादा घिनौना है, मैं इसके करीब भी नहीं आना चाहता हूँ। ये बोलकर वो सीधे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। इधर वो लोग हंसते हुए कह रहे थे, वाह ये बंदा तो काफ़ी बड़ा भगोड़ा निकला, देखो कैसे भाग रहा है। तभी हमारा जाव अपने पैर से उसकी तरफ एक बड़ा सा हथौड़ी फेंकता है जिससे वो बंदा हाथ से झटका देता है। इधर वो उस पेड़ के नीचे भी आते हुए कह रहा था, ओह तुम्हें लग रहा है मैं भाग रहा हूँ? ना ना मैं नहीं भागने वाला हूँ, मैं तुम सबको यहाँ से भगाऊंगा। ये बोलकर वो अपने हथौड़े से उसके माथे पर अटैक करता है जिसकी वजह से वो बंदा सीधे जमीन पर गिरता है और वो लोग अपने आप को काबू भी नहीं कर पाते हैं। इधर वो बंदा धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जाओ आकर अपने हथौड़े को इस्तेमाल करते हुए कहता है, चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ आखिरकार मैं कपड़े को धोता कैसे हूँ। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है उस बंदे के ऊपर जिसकी वजह से उसका बड़ा सा हथौड़ी भी टूट जाता है। और ये देखकर वो कह रहा था, क्या इतने में ही टूट गया मेरा हथौड़ी? सेन शिफ्ट होता है उस बंदे की तरफ जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो कांपते हुए कह रहा था, क्या क्या अभी भी तुम मारोगे मुझे? इधर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर जाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जाओ उसके इस अटैक को देख लेता है और वहाँ से आसानी से बच जाता है। फिर वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारा मैन पॉइंट भी तो अभी उसी जगह पर होगा ना, चलो देखता हूँ तुम्हें वो कितना दर्द देता है। ये बोलकर वो अपना बहुत तेज लात उसके ऊपर मारता है जिसकी वजह से उस बंदे का दिमाग एक पल के लिए शांति हो चुका था। फिर जाओ अपने मौके को तैयार करते हुए कहता है, चलो अब ये हेडशॉट देने की बारी। ये बोलकर वो काफ़ी जोरदार मुक्का उसके माथे पे दे मारता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। इसके नए एपिसोड के साथ हम लोग जल्दी मिलेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय टाटा सायोनारा।